तो चलिए सीधे इस रणनीतिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे स्ट्रक्चरल डिसरप्शन यानी ढांचागत बदलाव की बात करने वाले हैं जिसने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। और यकीन मानिए इसके नतीजे सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि इसके बहुत गंभीर राष्ट्रीय और आर्थिक परिणाम होने वाले हैं। दशकों से चली आ रही एक पूरी की पूरी व्यवस्था अब ध्वस्त हो चुकी है। इस एक्सप्लेनर में हम किन किन चीजों को डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे द्रविडियन एकाधिकार के अंत की। फिर देखेंगे कि कांग्रेस का टीवीके की ओर अचानक झुकाव क्यों हुआ है। इसके बाद हम इस नए गठबंधन के सत्ता के गणित को समझेंगे और जानेंगे कि सरकार बनाने की शर्तें क्या रखी गई हैं। अंत में हम इंडिया ब्लॉक पर इसके असर और भविष्य के राजनीतिक जोखिमों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए हमारे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द्रविड़न एकाधिकार का अंत। सोचिए, पिछले 60 सालों से, जी हाँ 6 दशकों से तमिलनाडु का पूरा राजनीतिक बाजार सिर्फ और सिर्फ एक डिओपोली में बंधा हुआ था। सत्ता या तो डीएमके के पास होती थी या फिर एआईएडीएमके के पास। लेकिन अब उस लंबे युग का आधिकारिक तौर पर पतन हो गया है। और ये डेटा इस अभूतपूर्व बदलाव की पूरी कहानी कहता है। पहली बार चुनाव लड़ रहे अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके सीधा 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। राज्य की युवा मतदाताओं की आकांक्षाओं को सीधा टारगेट करके टीवीके ने पारंपरिक दिग्गजों के मार्केट शेयर को जबरदस्त तरीके से कम कर दिया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कांग्रेस का टीवीके की ओर ये जो स्ट्रेटेजिक पिवट है या झुकाव है उस पर। इस रणनीतिक बदलाव को अगर आप इतिहास के चश्मे से देखेंगे तो ये बहुत ही दिलचस्प लगेगा। 1967 याद है? तब डीएमके ने ही कांग्रेस को राज्य की सत्ता से बेदखल करके अपना द्रविडियन शासन शुरू किया था। और आज 2026 में देखिए क्या हो रहा है। कांग्रेस ने उसी डीएमके के साथ अपना 55 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया है ताकि वो टीवीके के सहारे वापस राज्य की कैबिनेट में अपनी जगह बना सके। एआईसीसी नेता गिरीश टोडनकर के इस बयान से एक बात तो बिल्कुल साफ है, कांग्रेस इसे महज एक शॉर्ट टर्म या अल्पकालिक मौके के रूप में बिल्कुल नहीं देख रही है। उनका टारगेट बहुत बड़ा है। वो 2029 के लोकसभा और आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अभी से एक लंबी साझेदारी पक्की कर रहे हैं। तीसरा हिस्सा, अब जरा इस नई विधानसभा के सत्ता के गणित को समझते हैं। नंबर्स पर गौर करें तो ये एक क्लासिक हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति है। 234 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा है 118। टीवीके के 108 सीटों के साथ सबसे मजबूत तो है, लेकिन वो अभी भी बहुमत से ठीक 10 कदम दूर खड़ी हैं। अब देखिए यहीं पर खेल दिलचस्प हो जाता है। कांग्रेस ने अपनी 5 सीटों का समर्थन दे दिया, मतलब विजय को अब बहुमत के लिए सिर्फ 5 और विधायकों की जरूरत है। इसीलिए अब पूरा का पूरा फोकस पीएमके, वाम दलों यानी सीपीआई और सीपीआईएम और वीसीके के साथ चल रही सौदेबाजी पर है। इन छोटे दलों को मनाना विजय के लिए एक बहुत बड़ी वैचारिक और राजनीतिक चुनौती बनी हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये सरकार बनाने की प्रक्रिया बहुत सीधी है। राज्यपाल ने औपचारिक समर्थन पत्र मांग लिए हैं, जिससे एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। इसी वजह से हमें वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, जहां विधायकों को रिजॉर्ट्स में ठहराया जा रहा है। एक बिल्कुल नए नेता के लिए गठबंधन को सुरक्षित रखने का ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सिरदर्द है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ। इस गठबंधन सरकार की शर्तें क्या हैं? जाहिर सी बात है, कांग्रेस बिना किसी शर्त के तो समर्थन देने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने लेवरेज का पूरा इस्तेमाल करते हुए कैबिनेट में सीधे 2 मंत्री पदों की मांग की है। साथ ही सांप्रदायिक या भाजपा समर्थक ताकतों को पूरी तरह बाहर रखने की शर्त रखी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये नई सरकार पेरियार, कामराज और अंबेडकर के वैचारिक आदर्शों पर ही चलेगी और इसी के आधार पर राज्य की जन कल्याणकारी नीतियां तय होंगी। इस डील को फाइनल करने के लिए सीधा दिल्ली से दखल देना पड़ा। खुद राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से विजय के साथ फोन पर बातचीत करके इस साझेदारी पर मोहर लगाई। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस इस क्षेत्रीय बदलाव को राष्ट्रीय स्तर पर कितना महत्वपूर्ण मानती है। पांचवा हिस्सा, अब बात करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का राष्ट्रीय इंडिया ब्लॉक पर क्या असर पड़ रहा है। राज्य स्तर के इस बदलाव ने राष्ट्रीय गठबंधन के अंदर एक सिस्टमैटिक रिस्क यानी बड़ा संकट पैदा कर दिया है। डीएमके के प्रवक्ता के शब्दों पर गौर कीजिए, पीठ में छुरा घोंपना। उनका सीधा आरोप है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले हुए सीट शेयरिंग एग्रीमेंट का खुला उल्लंघन किया है।
माहौल काफी गर्म है। इस दांव ने कांग्रेस की राष्ट्रीय बार्गेनिंग पावर को तो पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे जैसे बाकी क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच एक गहरा अविश्वास या ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है। 2029 से पहले वो अब कांग्रेस को एक अप्रत्याशित और अनप्रिडिक्टेबल सहयोगी के रूप में देख सकते हैं। और अंत में छठा हिस्सा, भविष्य के जोखिम और हमारा चुनावी नजरिया। सिनेमा के पर्दे से निकलकर एक गठबंधन का मुख्यमंत्री बनना विजय के लिए ये रास्ता कांटों भरा है। प्रशासनिक अनुभव की कमी, अलग अलग विचारधारा वाले छोटे दलों को एक साथ साधे रखना, अपने नए विधायकों को पोचिंग यानी खरीद फरोख्त से बचाना और सबसे जरूरी, युवाओं से किए गए अपने बड़े बड़े भ्रष्टाचार विरोधी वादों को जमीन पर उतारना, ये सब उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। ये राजनीतिक भूकंप इतना बड़ा है कि तमिलनाडु में पारंपरिक पार्टियों के बीच एक अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। बाजार में ये अफवाहें तक उड़ने लगी हैं कि टीवीके की इस लहर को रोकने के लिए दशकों के कट्टर दुश्मन डीएमके और एआईएडीएमके पर्दे के पीछे से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने पर विचार कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये अपने आप में कितनी अभूतपूर्व बात है। तो अब जब 60 साल पुराना द्रविडियन एकाधिकार टूट ही चुका है, तो हमारे सामने सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये बिल्कुल नई राजनीतिक शक्ति भारत की सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक राज्यों में से एक को बिना किसी अस्थिरता के एक मजबूत शासन दे पाएगी, या फिर ये गठबंधन की मजबूरियां राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए नई परेशानियां खड़ी कर देंगी? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।